जय हिंद दोस्तों, मेरी कहानी मेरी जुबानी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रियंका जी, जिन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी कहानी क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी कहानी मेरी जुबानी में। थैंक यू सर। प्रियंका जी, हम जानना चाहेंगे कि आप कुछ अपने बारे में हमें बताएं और अपने बैकग्राउंड के बारे में आप हमें बताएं। सर मेरा नाम है प्रियंका बिष्ट और मैं चमोली जिले के नंदानगर ब्लॉक के छोटे से गांव लुंत्रा से बिलोंग करती हूँ। और मैंने अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन अपने गांव से ही कंप्लीट करी है। और हायर एजुकेशन के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गोपेश्वर में चली गई थी और वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट किया है गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गोपेश्वर से। ये जो पॉडकास्ट है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है जो लोग कुछ आगे करने का सोच रहे हैं, जो लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही सीखने लायक एक पॉडकास्ट रहने वाला है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है। यस सर। आपने ज्योग्राफी ही सब्जेक्ट क्यों चुना? सर जब मैं 11th-12th में थी तो मतलब जो एक टीचर थे वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे ज्योग्राफी, तो ऐसे करके मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ उसमें। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आगे मतलब ग्रेजुएशन में तो लूंगी ही, फिर मैंने सोचा था कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो ज्योग्राफी से ही करूंगी। तो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स क्या थे? इंग्लिश और ज्योग्राफी। इंग्लिश और ज्योग्राफी। और जो आपको ज्योग्राफी के बारे में बताया वो जब आप 11th-12th में थे तब बताया गया, या जब आप कॉलेज में जब आपने सब्जेक्ट्स चूज कर लिए थे तब आपको बताया गया? सर ज्योग्राफी के बारे में हमने खुद से भी पढ़ा था, मतलब बेसिक्स तो 11th-12th में पढ़ लिया था कि क्या है इस सब्जेक्ट में। तो ग्रेजुएशन में जाके हमने जब और पढ़ा तो फिर तब जाके और इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ, तब जाके मैंने डिसीजन लिया कि मैं मास्टर्स ज्योग्राफी से ही करूंगी। अच्छा, अगर थोड़ा जियोग्राफी के बारे में बताना चाहें तो आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे कि ये सब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है? ज्योग्राफी जो है वो अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें हम मतलब दो ब्रांचेस हैं इसमें, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। और अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है। और आजकल के मतलब जो भी एग्जाम्स होते हैं मतलब इंडिया में बोले या उत्तराखंड में, तो काफी क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी से। यूजीसी नेट की तैयारी करने का आइडिया आपको कब आया? सर जब मैं एमए फाइनल में थी सेकेंड ईयर में, तो तब सोचा मैंने कि मैं नेट जेआरएफ की तैयारी करूं और रिसर्च के फील्ड में जाऊं। ठीक है। और आपकी तैयारी कैसे? ठीक है, आप जब आप एमए में थे आपने सोचा कि मुझे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेकिन फिर आपने तैयारी किस तरीके से करी? थोड़ा अपने तैयारी के बारे में आप हमें बताएं। सर सबसे पहले तो मैंने सर्च किया कि इस एग्जाम के बारे में मतलब क्या क्या चीजें हैं, कैसे इसका पेपर आता है, कितने पेपर इसके होते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट करी। तो एमए फाइनल में जब मैंने पेपर दिया तो तब मेरे को पता चला कि इसका पैटर्न ऐसा आता है। फिर मैं बीएड का एंट्रेंस दिया था तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था, तो फिर मैं बीएड में चली गई। 2 साल तक थोड़ा डिले हो गया, मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई क्योंकि बीएड में होता ही है वहाँ पे बहुत सारा काम। तो फिर मैं मतलब टाइम देती थी और मैंने ऐसे ही करके अपने बेसिक्स क्लियर कर लिए थे और मेरे को आइडिया आ चुका था कि पेपर का पैटर्न जो है वो कैसे आता है। तो इस हिसाब से जैसे ही बीएड पूरा हुआ मेरा पिछले साल, तो फिर मैं अपनी तैयारी पे जुट गई थी और वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। विद्यार्थी हैं वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें, तो आपके अकॉर्डिंगली क्या चीज़ बेहतर है, कोचिंग या सेल्फ स्टडी? अगर मैं इस फील्ड की बात करूं नेट जेआरएफ की, तो वैसे तो सेल्फ स्टडी से हो जाता है, पर वो हम पे डिपेंड करता है कि जैसे सब्जेक्ट इसमें सबका अलग अलग होता है ना, जैसे किसी का पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, तो अलग अलग है। जैसे ऑनलाइन काफी कोर्सेज मिलते हैं इसके। पेपर 2 तो तुम अपने बुक से भी क्लियर कर सकते हो। बाकी मैंने तो कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी, सेल्फ स्टडी से ही मैंने अपना पेपर निकाला। तो बच्चा, जैसे आपको तो नॉलेज थी, आपने तो अपनी रिसर्च खुद से करी, और अगर बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में है और कोचिंग की व्यवस्था नहीं है तो उनको अपनी रिसर्च किस तरीके से करनी चाहिए? सर वैसे तो आजकल फोन में इंटरनेट है तो मतलब सब कुछ वहीं पे दिख जाता है कि हमें क्या पढ़ना है, हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वहाँ पे दिख जाते हैं और हम उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हमें कोर्स लेना ही लेना है। ऑनलाइन भी मिलते हैं कई कोर्सेज, महंगे भी हैं। मैंने तो नहीं लिया था क्योंकि मेरे को पता था शायद मैं कर ही लूंगी। तो फिर आप अपने स्टडी मटेरियल के बारे में बताएं, आपने क्या कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी और आपके पास क्या मटेरियल था?
सर मेरे पास जो थी वो बुक्स मैंने खरीदी थी मार्केट से। ज्योग्राफी की तो मतलब जितनी भी ब्रांच है ना उसकी सारी बुक्स मैंने मार्केट से ली थी। और जितना नहीं हो पाया तो उतना मैंने सारा यूट्यूब से कवर किया। बाकी जो पेपर 1 होता है इसमें, तो पेपर 1 के लिए तो मैंने सारा यूट्यूब से कवर किया था, क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा होता ही है, मतलब जो क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आते हैं वो सिलेबस में नहीं रहते हैं। तो उसको हम जैसे पेपर हम देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने देख लिए, तो उस हिसाब से हम जो पैटर्न आता है पेपर का उसको फाइंड आउट करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए इस एग्जाम को अगर किसी को क्वालिफाई करना है तो? सर वैसे तो ये अपने अपने दिमाग की बात है, किसका मतलब कितना शार्प माइंड है। लेकिन वैसे 8 से 10 घंटे अगर तुम्हें टाइम पे क्वालिफाई करना है तो 8 से 10 घंटे रेगुलर तो देने पड़ेंगे। कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, 1 आध घंटे, लेकिन कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए। और कितने टाइम आपकी जो प्रिपरेशन, कितना वक्त तक आपने इसको किया है 8 से 10 घंटा? अच्छा, मतलब टाइम मतलब कितने, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 1 साल? सर मैंने तो नवंबर 2024 में मेरा कॉलेज जब पूरा हुआ था ना, हाँ। तो फिर मैं यहाँ शिफ्ट हुई, तो मैंने दिसंबर से लाइब्रेरी ज्वाइन करी और दिसंबर से लेके जून तक पढ़ाई करी थी मैंने, और जून में मेरा एग्जाम हुआ था। हाँ, मतलब 7 से 8 महीने लगभग। तो मैं अपने स्टूडेंट से, विद्यार्थियों से, बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि सफलता जो है वो मेहनत मांगती है। और जैसे कि प्रियंका जी ने बताया कि 10 घंटे कम से कम तो आपको देना ही पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको अपने लिए 6 महीने, साल भर आपको सरेंडर भी करना पड़ेगा, क्योंकि लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन फिर उसमें टिकना जो है वो मुश्किल हो जाता है। जीतेगा वही जो टिकेगा। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अच्छा, और आप जैसे नोट्स बनाने के क्या तरीके आप शेयर करना चाहेंगे स्टूडेंट्स के साथ, किस तरीके से? ठीक है, अब हमें एक रूपरेखा कहीं ना कहीं मिल रही है इस एग्जाम के लिए कि हमें इंटरनेट से सिलेबस हमें लेना है, सारी चीज़ों का पैटर्न हमें समझना है, फिर हमको 10 घंटे भी देना है। अब जो बच्चे नोट्स बनाएंगे वो किस तरीके से उनको नोट्स अपने बनाने हैं? तो नोट्स तो शॉर्ट होने चाहिए और क्रिस्प होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि लिखे जा रहे हैं और उसमें कुछ है ही नहीं। मैं तो बनाती थी, तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाई हैं बहुत ज्यादा, और जैसे पेपर के टाइम पे उन्हीं को रिवाइज करना पड़ता है। तो नोट्स तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि जितने शॉर्ट हो और क्रिस्प हो उतने सही है। इसमें एक चीज और आती है कि बच्चे जो हैं वो दूसरे के नोट्स से पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको वो इजी लगता है। तो अपने नोट्स बनाने चाहिए या नोट्स हमें अगर कहीं से मिल जाते हैं तो वो बेहतर है? नोट्स तो अपने ही बनाने चाहिए, क्योंकि दूसरों के नोट्स जो है ना वो समझ में कम आते हैं। मैंने तो नहीं लिए थे दूसरों के नोट्स, क्योंकि दूसरा भी अपने हिसाब से बनाएगा, जैसे उसके शॉर्ट नोट्स होंगे, जो लाइन उसने लिखी है वो उसी को समझ में ज्यादा आएगी, हमको नहीं आएगी वो। तो नोट्स तो खुद ही के बने तो वो सही है। जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ये काफी लेंदी सब्जेक्ट है, बहुत ही व्यापक है, तो इसकी जो पढ़ाई करें तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? वैसे तो ज्यादा चैलेंजेस नहीं थे इसमें, मेरा इंटरेस्ट तो था ही, लेकिन जो सिलेबस है नेट जेआरएफ का तो वो बहुत वास्ट है। मतलब सिलेबस पूरा करने में ही बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जैसे 2 ब्रांच है इसमें, ह्यूमन है, फिर प्रैक्टिकल का पोर्शन अलग है, फिर फिजिकल ज्योग्राफी अलग है। तो जैसे एक साइड से अगर इसको पढ़ो तो थोड़ा इंसान दूसरी साइड को भूल जाता है, तो दोनों को लेके चलना पड़ता है, बाकी तो ज्यादा दिक्कत नहीं आई। तो मतलब बच्चे कैसे चले, पहले किसको लें, कैसे चलें, या पहले वो सब्जेक्ट्स अपने पूरे करें, वो टॉपिक्स अपने कवर करें उसके बाद करें, या मतलब साथ में कैसे लेके चलें? अगर जैसे किसी को प्रिपरेशन करनी है तो मतलब सब्जेक्ट जो है, जो उसकी जितनी ब्रांचेस है ना, मतलब नेट के सिलेबस में दी हुई है, तो पहले उनको कवर कर लेना चाहिए। जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी के जितने पार्ट्स हैं, जैसे क्लाइमेटोलॉजी है, उसमें जियोमॉर्फोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, और ह्यूमन ज्योग्राफी में मतलब पॉपुलेशन ज्योग्राफी है और अर्बन ज्योग्राफी है। तो ये सारी ब्रांचेस को कवर करके चलना है, सबके टॉपिक्स उठाने हैं कि सिलेबस में क्या दे रखा है, और उस हिसाब से हमने वो चीजें पढ़नी है। अगर प्रियंका जी मैं आपसे पूछूं कि आपकी ऐसा कौन सा टॉपिक था या ऐसी कौन सी ब्रांच थी जो आपको सबसे ज़्यादा कठिन लगी, जिसको आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा और समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो वो आपके अकॉर्डिंग क्या है? सर मुझे तो एक पार्ट है उसका, ज्योग्राफिकल थॉट, जिसमें हमें ज्योग्राफी की हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है कि जो ज्योग्राफी है वो डेवलप कैसे हुआ था स्टार्टिंग से। तो वो थोड़ा सा बोरिंग है, मतलब ज्यादा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को लगता है। बोरिंग कहने से मतलब क्या है आपका, मतलब किस तरीके से? क्योंकि पढ़ाई तो होती ही बोरिंग है, बच्चे जो कहते हैं कि पढ़ाई बोरिंग होती है, और आप कह रहे हैं कुछ टॉपिक्स उसमें इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ टॉपिक्स बोरिंग होते हैं, तो आपके अकॉर्डिंगली बोरिंग क्या है और इंटरेस्टिंग क्या है?
बोरिंग ज्यादा भी नहीं है, लेकिन उसमें ये है कि जो पुराने मतलब टाइम के जो स्कॉलर थे उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है इस सब्जेक्ट में, तो उनकी जो उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उन सारी चीजों को याद रखना पड़ता था, वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता था। जैसे अभी तक हम समझ पा रहे हैं इस पॉडकास्ट के जरिए कि सबसे पहले आपको तय करना है कि आपको क्या तैयारी करनी है। दूसरा, हमने देखा कि इंटरनेट हमारे पास है, हमें पूरा सिलेबस का पैटर्न समझ सकते हैं। उसके बाद हम टाइम डेडिकेट करें कि 10 घंटे हमें पढ़ना है, हम लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, हम अपने घर में प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपने सब्जेक्ट्स का पैटर्न आपने बताया। अब मैं चाहूँगा कि जब बच्चे ने एक बार अपने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो अब वो रिवीजन किस तरीके से करे और एग्जाम जो फाइनल एग्जाम्स हैं उसके लिए क्या करे। जैसे पहले तो सिलेबस देखना है, सिलेबस को पढ़ना है, और हो सके तो अगर हम जितना पढ़ रहे हैं हर सैटरडे या संडे को अगर हम रिवीजन कर लें तो हमारे लिए वो फायदेमंद होगा, क्योंकि दो चीजें पढ़ते हैं तो अगर हम एक चीज पढ़ते हैं दूसरी चीज पढ़ेंगे तो हम पहली चीज को भूल जाते हैं। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सैटरडे संडे को रिवाइज कर लो जितना पढ़ा है, और जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो क्रिस्प नोट्स हम बनाते हैं, तो पेपर के टाइम पे अगर उनको पढ़ लें तो वो काफी हेल्पफुल होते हैं। और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स का क्या रोल है इसमें? प्रैक्टिस पेपर्स तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जितना हम उन पेपर्स को सॉल्व करेंगे हमको पेपर का पैटर्न पता चलता जाएगा और हम उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे। तो किस तरह, जैसे एग्जाम से 2 महीने पहले हमें कितने पेपर सॉल्व करने चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? पेपर तो ऐसे है कि जितने प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर लो उतने हमारे लिए। आपने कितने किए? आपने तो क्वालिफाई किया ये एग्जाम, तो आपने कितने प्रीवियस पेपर सॉल्व करे? सर मैंने तो किए, मेरे पास एक बुक थी ज्योग्राफी की, तो मतलब 2012 से लेकर के 2024-25 तक के सारे सॉल्व करे थे। अच्छा। हाँ। तो मतलब आपने लास्ट 3 इयर्स के सारे प्रैक्टिस पेपर्स आपने किए थे सॉल्व? हाँ, 3 इयर्स के तो जो लेटेस्ट पैटर्न आता है ना, लेकिन जो 2012 से 2013 की जो मेरे पास बुक है उसमें सारे क्वेश्चंस हैं कि 2013 से किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं इस पेपर में। तो मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि इसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप अगर इस पॉडकास्ट को समझेंगे तो आपका पूरा पैटर्न आपको समझ जाएगा कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। प्रियंका जी, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि ऐसी कौन सी ट्रिक है जो कि आप स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहेंगी, जिससे कि उनको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में और आसानी हो, और जो अभी लास्ट मोमेंट में सोच रहे हैं कि हमें तैयारी करनी है, जिन्होंने सिर्फ अप्लाई किया हुआ है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर ट्रिक तो ऐसी कुछ खास ट्रिक भी नहीं है, लेकिन ये है कि कंसिस्टेंसी जरूरी है एग्जाम निकालने के लिए। तो पहले तो तुम्हारा मतलब माइंड क्लियर होना चाहिए कि हमको यही पेपर निकालना है, और फिर अपना मतलब ये है कि उसमें 100% देना चाहिए। सबसे पहले तो बड़ी बात ये है कि हम जितना अपना 100% दें तो हम उतना अच्छा कर पाएंगे उस एग्जाम्स में। तो बाकी ये है कि सिलेबस को देख के उसको रिवाइज करके ही हम पेपर को निकाल सकते हैं। बाकी ऐसी तो कोई ट्रिक नहीं है कि मतलब। अच्छा, एक चीज़ और, आप कॉलेज के छात्र हैं और कॉलेज के दौरान डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। आज की डेट में अगर हम देखें तो हर बच्चे के पास फ़ोन है। आपने फ़ोन का इस्तेमाल किया पढ़ाई के लिए, लेकिन उसी फ़ोन में इंस्टाग्राम भी है, उसी फ़ोन में फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, और फिर हमारे दोस्त भी हैं। तो आपने कहा कि 10 घंटे पढ़ाई करना ज़रूरी है, लेकिन अगर हम 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, 8 घंटे उसमें सोना भी है, और फिर हम जो ये डिस्ट्रैक्शंस हैं इसको किस तरीके से आपने कोप अप किया, या स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? सर मैंने तो मतलब मैं इंटरनेट पे ज्यादा हूँ नहीं, मैं मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम तो नहीं चलाती हूँ मैं। मतलब स्पेशली जब मेरा पेपर हो कोई तो मैं इसको बंद कर देती हूँ, इंटरनेट पे ज्यादा नहीं रहती हूँ। बाकी दोस्तों से ज्यादा बात नहीं होती है, क्योंकि जब हम स्ट्रगल में होते हैं तो शायद टाइम अपने पेपर को देना चाहिए। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम एक बैलेंस बनाएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दोस्तों के दोस्त और पढ़ाई, तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो बैलेंस बनाएं, या बैलेंस बन भी सकता है या नहीं बन सकता है? बैलेंस तो बन सकता है, बात हम पे है कि हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं खुद पे। जैसे हमने टाइम रख लिया कि 1 घंटे या आधे घंटे में पूरे दिन में फेसबुक पे रहूंगा, या फिर जैसे इंस्टा चलाना है तो मैं 1 ही घंटा चलाऊंगा, उसके ज्यादा नहीं चलाऊंगा, तो फिर टाइम मैनेजमेंट हो सकता है फिर। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि आपने 6 से 7 महीने आपने पूरा डेडिकेशन के साथ तैयारी करी। इस दौरान आपको थकान भी हुई होगी, इस दौरान आपको कभी कभी मायूसी भी आपको लगी होगी, कभी कभी आपने सोचा होगा कि यार चलो छोड़ो, इतना क्या पढ़ना।
तो उस फीलिंग को आपने किस तरीके से कोप अप किया? हाँ, ऐसा तो लगता ही है जब हम पढ़ाई करते हैं तो कभी कभी डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कि बाय चांस नहीं होगा या फिर हमसे हो भी पाएगा या नहीं होगा। तो मैं ऐसे करती थी, अपने दोस्तों से बात कर लेती थी जो इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, रिसर्च के फील्ड में है, मेरे कई दोस्त हैं। तो वो मेरे को मोटिवेट करते थे कि तू पढ़ रही है तो तू अच्छा कर सकती है। तो तब मतलब दोस्तों से बात करके मुझे अच्छा फील होता था। बस इतना ही करती आजकल एक चीज और है कि आपके पास तो अच्छे दोस्त थे, आपने बताया, आपने उनसे मोटिवेशन लिया, उन्होंने आपको गाइड करा। हाँ। लेकिन आजकल के दोस्त हैं, अगर हम उनको फोन करते हैं कि चलो यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, तो वो कहते हैं चल छोड़, अब पढ़ाई वढ़ाई क्या करनी है, चल थोड़ा सा घूम लेते हैं, हम इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि दोस्त कैसे बनाए, मतलब दोस्त की डेफिनेशन क्या है? तो दोस्त मतलब दोस्त ऐसे हो जो तुम्हें सपोर्ट करे और तुम्हारे हुनर को वो पहचाने, और मतलब तुम्हें ऐसा ना करे कि डिमोटिवेट करने की कोशिश करे। घूमना एक हद तक सही है कि चलो कभी इंसान जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो कभी कभार घूमने चले गए, लेकिन ऐसा नहीं कि ये दोस्त तुम्हें हर दिन हर हफ्ते बोल रहे हैं चलो घूमने चलो घूमने चलो। तो मेरे हिसाब से ऐसे दोस्तों को अवॉइड करना चाहिए। हाँ। अच्छा, एक चीज और बड़ी कॉमन हो गई है, ये हमारे पहाड़ों में तो हमने देखा नहीं, लेकिन हम देहरादून में हम देखते हैं कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो नशे की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि नशे से कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो आपने इतने कठिन एग्जाम को क्लियर किया है, तो इसमें आपकी क्या सोच है? सर नशा तो बहुत बुरी चीज है। नशे से तो ऑब्वियसली बात है कि मतलब कोई प्रॉफिट तो कभी नहीं होगा मेरे हिसाब से। और मैंने कभी ये चीजें ट्राई भी नहीं करी है तो मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन नशा तो अच्छी चीज नहीं है। नहीं, तो आपने कंसंट्रेशन के लिए क्या किया? जैसे जैसे बच्चे आजकल देख रहे हैं कि वो पढ़ने से पहले कुछ नशा कर रहे हैं या सिगरेट का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपने बिना इन सब चीज़ों के इतना आपका कंसंट्रेशन है, तो ये क्या एक मिथ है या बिना इन सब चीज़ों की, इन बुरी चीज़ों के वजह से भी हम लोग तैयारी कर सकते हैं? आपका कंसंट्रेशन का राज क्या था? आप 10 घंटे किस तरीके से बैठते थे? मेरी तो टाइमिंग थी फिक्स, मतलब मेरा जो टाइम मैनेजमेंट था कि सुबह मुझे इतने बजे से इतने बजे तक मुझे बैठना है तो बैठना ही है, मुझे यहाँ से खड़े नहीं होना है। जैसे दिन में लंच टाइम होता तो लंच टाइम पे लंच करना है, थोड़ी देर रेस्ट करना है, उसके बाद फिर से रात के मुझे इतने बजे तक पढ़ना था तो पढ़ना था। मतलब मेरी तो टाइमिंग फिक्स थी ना। और बाकी जो नशा करके कॉन्सेंट्रेट करना ये तो मिथ है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपने एक आपका माइंडसेट था कि करना है तो करना है। हाँ। ये आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग कैसे हुई? क्योंकि आजकल का जो बच्चा है वो बहुत जल्दी हार मान जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपकी विल पावर थी कि करना है तो करना है। आपने अपना टाइम टेबल सेट किया, आप उसमें डिसिप्लिन के साथ उसमें टिके भी रहे, तो आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग कैसे हुई? सर जो मेरा ड्रीम था, मतलब ये सारी चीजें तो ड्रीम है कि मतलब मैं चाहती थी कि मुझे रिसर्च करनी है, मुझे JRF क्वालिफाई करना ही है और मुझे इन फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही है। ये ड्रीम, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ इस ड्रीम के पीछे शक्ति क्या है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आपका ड्रीम था, और कोई भी चीज अगर होती है तो उसके पीछे एक सॉलिड वजह होती है। तो वो वजह आपकी क्या है? आपको क्यों लगा? क्योंकि आजकल एक महिला के रूप में अगर मैं आपको देखूं तो हम जैसे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम हम लोग देख रहे हैं, तो हम स्कूल में भी जाते हैं, हम कॉलेज में भी जाते हैं, तो बेसिकली गर्ल्स में एक चीज़ होती है कि यार इतना पढ़ाई लिखाई करके क्या करना है, शादी हो जानी है और फिर इस तरीके से हम लोग करेंगे। और आपने इतना बड़ा ड्रीम आपने अपने लिए देखा, तो उसके पीछे का कारण या वजह या मोटिवेशन क्या था? सर मोटिवेशन तो फैमिली सिचुएशन भी है, क्योंकि मेरे पापा भी जो है वो प्राइवेट जॉब भी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ तो मैं कुछ करूँ और अपनी जो फैमिली है, अपने जो मेरे घर वाले हैं उनका नाम मैं आगे बढ़ाऊँ। यही सारी चीजें मोटिवेट करती हैं। देखिए, इस पॉडकास्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अगर आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, ठीक है, तो आपको अपने आसपास ही देखना है, आप अपने घर परिवार में देखें, क्योंकि आप चाहें तो अपने घर की स्थिति जो आज है उसको कहीं और लेके आप जा सकते हैं। शर्त यह है कि आपके पास वो हिम्मत होनी चाहिए, ड्रीम को पूरा करने में लगा सकते हैं। तो प्रियंका जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि जिस हिम्मत की आप बात कर रहे हैं और आपने खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मुझे अपने घर के जो
स्तर है उसको आगे लेके जाना है। और आज आप इतने बड़े एग्जाम को आपने क्लियर किया। आपके फ्यूचर के प्लान क्या है? आप किस तरीके से अपने आप को देखते हैं? क्योंकि अभी तो एक पड़ाव आपका पूरा हुआ है, लेकिन मंजिल अभी दूर है, तो क्या प्लान है आपके? सर मेरा भी यही प्लान है कि जैसे ही पीएचडी के फॉर्म खुलते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो मैं पीएचडी में एनरोल हो जाऊंगी। फिर वहां से रिसर्च की जर्नी आगे बढ़ेगी, और जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो फिर मुझे उसके लिए प्रेपरेशन करनी है। और इन फ्यूचर में मैं अपने आप को वहीं पे देखती हूँ कि मुझे प्रोफेसर बनना है और रिसर्च के फील्ड में अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करना है। बहुत बढ़िया। जो छात्र छात्राएं सोच रहे हैं कि हमें एनईटी का एग्जाम निकालना है, नेट क्वालिफाई करना है, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? और एक और महत्वपूर्ण सवाल इसी से जुड़ा है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको उनका माइंड क्लियर पहले ही होना चाहिए कि हमको इस फील्ड में जाना है, क्योंकि ये फील्ड जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। ऐसा नहीं है कि मैंने नेट निकाल दिया तो फिर मेरी जॉब तुरंत लग गई। थोड़ा पेशेंस चाहिए। और फिर बाकी जिस भी सब्जेक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट है, वो कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो और अपने सब्जेक्ट में जो हो वो बहुत अच्छी कमांड हो, तुम्हारी सब्जेक्ट पे जो हो वो बहुत अच्छी पकड़ हो, जिससे कि क्या हो कि तुम्हें पेपर के दौरान तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं आए। और क्या नहीं करना चाहिए बच्चों को? सर नहीं करना चाहिए तो अब सबकी अपनी अपनी एबिलिटी है, पर ये है कि अगर किसी को करना है तो कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई पे टिके रहो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक महिला के नजरिए से इस क्षेत्र में आने वाली चुनौतियां क्या हैं? हम जिस युग में रह रहे हैं, अगर मैं देहरादून की बात करूं या किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करूं, तो वहां पर जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, दे आर मोर ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन सब चीज़ों। और आप जिस तरीके की आप बातें कर रही हैं, आप कह रही हैं कि मैं इंटरनेट से बहुत दूर रही, और आप 10 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं, और आप अपने ड्रीम को बहुत ही बड़ा लक्ष्य आपने बना रखा है अपने लिए, और आप उसको अचीव भी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो हमारा यूथ है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस एक महिला होने की जो चुनौतियां आपने क्या फेस करी, वो हम जानना चाहेंगे। सर एक लड़की होने के नाते मैंने भी बहुत चैलेंजेस फेस करे हैं। लड़कियों का क्या होता है कि हमारे पहाड़ों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 22, 23, 24, तो लड़कियों को रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं शादी के लिए, और घर वाले भी बोलने लग जाते हैं कि शादी कर ले, लड़की है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो तुम्हें अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। मैंने भी ये चीजें फेस करी हुई हैं, लेकिन मेरे को शायद अपने पे विश्वास था कि मुझे नहीं करनी है शादी वादी अभी, मुझे अपने ही फील्ड में कुछ करना है। और मैंने इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस किया था। और जो आजकल के यूथ हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसीलिए वो तैयारी नहीं कर पाते। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि जो भी बच्चा है, अगर वो किसी उसका ड्रीम है तो अपना 100% उस ड्रीम को अचीव करने में लगा दे, तो डेफिनेटली है कि रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। अच्छा, आप उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जिनके साथ अभी वही प्रेशर है कि आपकी उम्र 24-25 हो गई है और आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं और आपको अभी शादी कर लेनी चाहिए, तो जो बच्चे इस तरीके के परिवेश में रह रहे हैं और इस तरीके के प्रेशर को झेल रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई लड़की है, लड़कियों के साथ तो होता ही है ये सब, लेकिन लड़की को ऐसा है कि अगर उस लड़की का कोई ड्रीम है तो वो अपने लिए खुद ही एक्शन ले सकती है, क्योंकि हम अपने लिए खुद ही एक्शन लेते हैं, कोई नहीं आता हमारे लिए लड़ने के लिए। तो ड्रीम है तो उस ड्रीम को अचीव करने के लिए उसका अपना 100% उस ड्रीम को अचीव करने में लगा दे। अगर उसका खुद का मन जैसे नहीं है कि मेरे को शादी कर लेनी चाहिए या फिर मैं तैयारी भी करूं, तो नहीं, एक ही फील्ड चूज करना है कि मेरे को अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है, और अपनी टाइमिंग सेट करनी है कि इतने साल मुझे देने हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर मुझे ये पेपर निकालना है। अच्छा, लड़कियों को काफी सॉफ्ट भी माना जाता है और आपका जो व्यक्तित्व है वो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं समाज से भी आपने लड़ाई की है, और उसके बाद आज आप जो एजुकेशनल स्तर है वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप प्रोफेसर बनेंगे, ये हमें विश्वास है आपके ऊपर। तो आप इतने स्ट्रांग कैसे हुए? या जो बच्चे वीक हैं उनको स्ट्रांग, वो बच्चे स्ट्रांग कैसे बने?
सब ये तो सबकी पर्सनैलिटी होती है अलग अलग। बाकी तो मेरा तो यही था, मैंने काफी स्ट्रगल देखे अपनी लाइफ में, फैमिली की सिचुएशंस, तो इसी चीजों से मुझे मोटिवेशन मिला यहीं आगे बढ़ने के लिए। मेरे को प्रेरणा दी कि हाँ मेरे को कुछ करना है अपने फील्ड में, या फिर मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आपका मेरी कहानी मेरी जुबानी में आने के लिए। अगले एपिसोड में हम फिर से एक ऐसे ही पर्सनालिटी से मिलेंगे जो कि एक विनर है। प्रियंका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप आगे भी हमारे पॉडकास्ट में आए और ऐसे ही हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको आप अपना मार्गदर्शन दें। जरूर सर, धन्यवाद। धन्यवाद।